हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि यूपी, एपीओ, पीसीएसजे और अन्य राज्यों की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट जैसे विषयों के तमाम और भी वीडियो उपलब्ध हैं। आप उनको हल करके अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी प्रश्नों को उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ और बिना किसी त्रुटि के आपके समक्ष रखें। तो पहला प्रश्न है, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। तो दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस है वो धारा 11 अर्थात अन्यत्र उपस्थिति के अभिभाग, जिसे प्ली ऑफ एलिबाई के नाम से जानते हैं, उससे संबंधित है। नेक्स्ट, पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर का वाद, यह मृत्युकालिक कथन जो कि धारा 32 में प्रावधानित है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है। इसके बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 134 के अनुसार किसी मामले को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं होती है और केवल एक साक्षी का साक्ष्य भी किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धारा में सह अपराधी को एक सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। तो सह अपराधी को धारा 133 के अंतर्गत सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। इसके अनुसार सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है और कोई भी दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाएगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर की गई है। नेक्स्ट, अभिलेखों को साबित करने संबंधी किन विशेष उपबंधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अर्थात आईटी एक्ट के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में धारा 65A और 65B को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, कथन ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतु स्वयं के दोषी होने के विरुद्ध नियम का एक पहलू है। तो कथन सही है। कारण आर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय करने में साक्ष्य को सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है। इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 में बताया गया है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, कोई भी साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं हो जाएगा। और धारा 132 के परंतुक में यह कहा गया है कि कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अधीन नहीं कर देगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है, तो इस प्रकार का साक्ष्य जो है वो धारा 119 के अनुसार वो मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। धारा 119 के अनुसार जब कोई ऐसा साक्षी जो कि बोलने में असमर्थ है और अपना जो साक्ष्य है खुले न्यायालय में लिखकर इशारों के द्वारा या अन्य माध्यम से देता है तो उसके साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है याददाश्त ताज़ा करना अर्थात स्मृति ताज़ा करना। इसके बारे में प्रावधान धारा 159 में किया गया है। मृत्युकालिक घोषणा के बारे में प्रावधान धारा 32(1) में किया गया है। सूचक प्रश्न धारा 141 के तहत पूछा जाता है। पक्षद्रोही साक्षी के बारे में प्रावधान धारा 154 में दिया गया है। तो इस प्रकार से 1, 3, 4, 2 पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है दस्तावेज जिनका 30 वर्ष पूरा होना तात्पर्यित है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 90 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार जिसे 7 वर्षों से जीवित नहीं सुना गया है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 108 के अंतर्गत किया गया है। मूक साक्षी के बारे में प्रावधान धारा 119 में है, जबकि दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा धारा 113 में नहीं है बल्कि धारा 113B के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार से चौथा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। तो मुंबई राज्य बनाम काठी कालू औघड़ के केस में धारा 27 को और धारा 73 की संवैधानिकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का केस यह संस्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चायक सबूत से संबंधित हैं। तो धारा 41
धारा 112 और धारा 113 में निश्चायक सबूत से संबंधित प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, स्वयं से बात करते समय भी संस्वीकृति हो सकती है। तो संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में दिया गया था। इस मामले में जो अभियुक्त व्यक्ति है वो हत्या करने के बाद स्वयं से बोलते हुए या बड़बड़ाते हुए बाहर निकलता है कि मैंने रोज़ रोज़ का झगड़ा ही ख़त्म कर दिया है, तो उसके जो कथन को जिस व्यक्ति ने सुना है तो उसका साक्ष्य सुसंगत माना गया। नेक्स्ट, क का ख को साशय गोली मारकर हत्या के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि हत्या करने के आशय से उसे गोली चलाने की आदत थी, यह सुसंगत नहीं है और यह समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 पर आधारित है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। तो ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के केस में दिया था। नेक्स्ट, अनुश्रुत साक्ष्य को एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो अनुश्रुत साक्ष्य अर्थात सुना सुनाया साक्ष्य जो है वो सुसंगत नहीं होता है, लेकिन इसका अपवाद है जबकि अनुश्रुत साक्ष्य को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यह मृत्युकालिक कथन के रूप में जब वो दिया जाता है तो यह स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जो मूल रूप से कथन करने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो चुकी रहती है। तो ऐसी स्थिति में उसके कथन को सुनने वाले व्यक्ति के द्वारा उस साक्ष्य दिया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई तथ्य जब न तो साबित किया गया है और ना साबित, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा कि साबित नहीं हुआ, और इसकी परिभाषा धारा 3 के अंतर्गत दी गई है। धारा 3 में साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। तो रेस जेस्टे का सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत समाहित की है और यह दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में लागू होता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्न में से कौन साक्ष्य देने में सक्षम नहीं है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि प्रश्न को समझने और उसका युक्तिसंगत उत्तर देने के लिए सक्षम है, तो वह व्यक्ति सुसंगत है, वो चाहे किसी भी उम्र का हो और चाहे जिस भी मानसिक दशा का हो। तो इस प्रकार से इसमें न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम व्यक्ति ये सक्षम साक्षी है, चरित्रहीन महिला सक्षम साक्षी है, बोलने में असमर्थ ये भी व्यक्ति सक्षम साक्षी है, लेकिन जड़ व्यक्ति यह सक्षम साक्षी नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अर्थात आईटी एक्ट 2000 द्वारा जोड़ा गया था? आईटी एक्ट 2000 के द्वारा धारा 67A को साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत में निम्न कौन अपवाद के रूप में शामिल नहीं है? तो विबंध से तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को एक अवसर पर एक कथन और दूसरे अवसर पर उसके विपरीत दूसरा कथन करने से रोका जाता है, तो ऐसी जो सिद्धांत है उसको विबंध कहा जाता है और यह केवल सिविल मामलों में लागू होता है। इसके बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अंतर्गत किया गया है। कुछ मामलों में विबंध नहीं लागू होता है, अर्थात विबंध के कुछ अपवाद भी हैं जहाँ विबंध लागू नहीं होता, जैसे जब सत्य दोनों पक्षकारों को पता है, विधि के प्रश्न पर और विधि के विरुद्ध प्रश्न पर प्रश्न जो विबंध का सिद्धांत है ये लागू नहीं होता है, लेकिन तथ्य के प्रश्न पर विबंध का सिद्धांत लागू होता है और यहाँ विबंध के अपवाद का दावा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधीश को प्रश्न पूछने और दस्तावेज या कोई चीज़ न्यायालय में पेश करने की शक्ति को धारा 165 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 165 के अनुसार न्यायाधीश मामले से संबंधित सुसंगत या विसंगत किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे वह पूछ सकता है और किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट, साक्षी की पुनः परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन अधिकार के रूप में कोई नई बात उठाई जा सकती है। तो ये गलत है, कोई नई बात नहीं उठाई जा सकती, ये भी गलत है। न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात उठाई जा सकती है। तो इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही है। धारा 138 के अनुसार पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुमति से कोई नई बात उठाई जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतया पूछे जा सकते हैं। तो सूचक प्रश्न सामान्यतया प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन न्यायालय की अनुमति से प्रति परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत तथ्य विधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता के बारे में जो प्रावधान है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन विबंध का कौन सा प्रकार नहीं है? तो विबंध का प्रकार आचरण द्वारा, विलेख द्वारा और अभिलेख द्वारा ये प्रकार हैं, लेकिन इच्छा द्वारा विबंध का कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में किसकी उपधारणा की जाती है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में धर्मजता की उपधारणा की जाती है। धारा 112 के अनुसार जबकि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए या ऐसे विवाह विघटन के बाद और माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर होता है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह व्यक्ति उस पुरुष का धर्मज पुत्र है। नेक्स्ट, क का आशयपूर्वक ख की हत्या करने के लिए विचारण किया जाता है। यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से हमला करने का अभ्यासी था, यह सुसंगत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। तो यह सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 52 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है, दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। ये भी सही है क्योंकि इसके बारे में प्रावधान धारा 53 के अंतर्गत किया गया है। और तीसरा है, दांडिक कार्यवाहियों में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। तो ये भी सही है। और चौथा है, दांडिक कार्यवाहियों में पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत नहीं है। तो यह कथन गलत है क्योंकि ऐसा जो पूर्व दोष सिद्ध है वो बुरे सील साबित करने के लिए सुसंगत होता है। नेक्स्ट, शिनाख्त परेड ली जा सकती है। तो शिनाख्त परेड की कार्रवाई जो है धारा 9 के तहत की जाती है और यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, मजिस्ट्रेट हो, लोक सेवक हो, इनके द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों का ही दिया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। धारा 5 जो है साक्ष्य विधि के क्षेत्र को सीमित करती है और यह बताती है कि किसी वाद या कार्यवाही में केवल सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्य तथ्यों का नहीं। नेक्स्ट, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाले सील को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में वर्णित किया गया है? तो ऐसे सील को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसके अनुसार सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता है, वह सुसंगत है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा से संबंधित प्रावधान धारा 85A में दिया गया है और इस धारा को IT एक्ट 2000 के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस संशोधन द्वारा साक्ष्य अधिनियम में धारा 53A जोड़ी गई? धारा 53A को दंडविधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा निर्भया कांड के बाद जो संशोधन किया गया है दांडिक विधि में, उसी के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में धारा 53A जोड़ी गई और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य लैंगिक अपराधों के मामलों में जब दिया जाता है तो वह सुसंगत नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने की सही तारीख क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा अंतः स्थापित की गई थी? तो 1986 के द्वारा धारा 113B को साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक न्यायालय पद की परिभाषा में शामिल नहीं है? तो न्यायालय को धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सभी उपभोक्ता फोरम शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की सुसंगतता जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, निम्न में से किस धारा में बताया गया है? तो इसे धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है और इसी को रेस जेस्टे भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। तो साक्ष्य विधि जो है ये प्रक्रिया विधि है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताज़ा करने संबंधी प्रावधान किया गया है? स्मृति ताज़ा करना या याददाश्त ताज़ा करने संबंधी प्रावधान धारा 159 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में सुसंगतता के लिए निम्न में से कौन शामिल नहीं है? धारा 8 के अंतर्गत
हेतु, तैयारी और आचरण सुसंगत होता है, लेकिन इसमें आशय शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो स्वीकृति को धारा 17 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और धारा 17 के अनुसार स्वीकृति के अंतर्गत मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट ऐसा कथन आता है जो कि विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा विधि पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? तो धारा 38 जो है विधि पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में यह नियम दिया गया है कि निश्चित परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से स्वीकृति को साबित किया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। तो साक्ष्य विधि का सामान्य नियम तो यही है कि स्वीकृति जो है वो स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साबित किया जाता है, लेकिन धारा 21 के अंतर्गत इस बात का अपवाद दिया गया है और धारा 21 के अंतर्गत स्वीकृति करने वाला व्यक्ति अपनी स्वीकृति को स्वयं अपने ही पक्ष में साबित कर सकता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 निम्नलिखित में से किसके बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 133 के अंतर्गत सह अपराधी के साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक साक्ष्य धारा 22A के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A किससे संबंधित है? तो धारा 114A बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सहमति के अभाव की उपधारणा की जाती है और धारा 114A के अनुसार जबकि लैंगिक अपराध कारित होता है और महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तब वहाँ न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है कि एक न्यायाधीश वाद के पक्षकार या साक्षी से सुसंगत या असंगत कोई भी प्रश्न पूछ सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान धारा 165 के अंतर्गत किया गया है। धारा 165 के अनुसार न्यायाधीश मामले से संबंधित कोई भी सुसंगत या असंगत प्रश्न पूछ सकता है और किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने साक्ष्य अधिनियम के 50 प्रश्नों को हल किया है। आपकी तैयारी में सहायक साबित हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो जो भी अपलोड करें उसकी सूचना आपको मिलती रहे और इसका लाभ अधिक से अधिक दोस्तों को मिल सके। धन्यवाद।